तो देखिए भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग के बेसिक्स को समझ लिया था। हमने जाना कि CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। इसमें जो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट यानी कि कैश कॉस्ट क्या होती है और नॉन कैश कॉस्ट क्या होती है, इनके हेल्प से हम CFAT कैसे निकालते हैं। टैक्स का क्या प्रोसीजर होता है, यानी कि टैक्स हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं। डेप्रिसिएशन हम पहले घटाते हैं, फिर उसके बाद एक बार घटाते हैं, फिर टैक्स घटाने के बाद उसको दोबारा जोड़ते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं और इसके बेस पर किस तरह से कैश आउटफ्लो और इनफ्लो फाइंड आउट किए जाते हैं, ये सब हमने लास्ट उसमें डिस्कस कर लिया था, लास्ट डिस्कशन में। आज हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स की। बेशक उसमें पहला जो मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड हम डिस्कस कर भी चुके हैं, बट चलिए मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को ले रहे हैं। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है मैंने आपको बताई शुरू में, जो 3-4 टेक्निक्स होती हैं हम उसको करेंगे अभी तो फिलहाल। ठीक है, तो वन बाय वन मैं एक एक करके उसको लिखता चलता हूँ और डिस्कस करता चलता हूँ। पहली जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और इसमें बेसिकली दो टेक्निक्स आती है। एक आपका ARR मेथड और दूसरा पे बैक पीरियड मेथड। मैं दोनों क्लियर करता हूं आपको। पे बैक पीरियड मेथड। फिर जो मॉडर्न टेक्निक्स है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स, उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जनरली ये 5 मेथड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें, एडवांस लेवल पर जाएं तो फिर तो बहुत कुछ है इसमें भी करने के लिए। इसमें रिस्क है, इसमें इन्फ्लेशन है, इसमें कैपिटल रैशनिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक्स की बात करते हैं, तो मैं ARR मेथड यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसको मैं यहाँ से डिस्कस करना शुरू करता हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या आप इसको बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या शॉर्ट में ARR मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये मेथड जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये जो मेथड है इसमें जो हम प्रॉफिट वगैरह फाइंड आउट करते हैं, तो कौन सा प्रॉफिट होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेल्स है या रेवेन्यू है, ठीक है, उस रिवेन्यूज में से पहले आपने लेस किया कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट लेस करने के बाद जो बचता है आपके पास अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, या इसका एक और भी नाम है कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ठीक है, कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स। और फिर आप इसमें से पहले डेप्रिसिएशन घटाते हैं, और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ये आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, या इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर लेस कर देते हैं इसमें से टैक्स। तो ये टैक्स घटने के बाद ये जो प्रॉफिट आता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी का नाम है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें हमें इस अकाउंटिंग प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी मेथड हम पढ़ेंगे उसमें ये जो डेप्रिसिएशन घटाया था ये वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमें प्रॉफिट वो चाहिए जिसमें से सारे की सारी कॉस्ट घट चुकी हो, कैश कॉस्ट।
और टैक्स घट चुका हो लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं घटा हो। तो डेप्रिसिएशन हमने एक बार इसलिए घटाया ताकि टैक्स फिर कम अमाउंट पर लगे, हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाए, और फिर उसके बाद उसको वापस ऐड कर दिए क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें घटाना नहीं है, वो नॉन कैश कॉस्ट में आता है। तो जब हम उसको जोड़ देते हैं वापस तो एक कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बन जाता है। बाकी जितने भी मेथड है, ये ARR तो निकलेगा इस अकाउंटिंग प्रॉफिट पर, बाकी सब मेथड जो हैं वो इस पर निकाले जाएंगे, जिसमें आपका पे बैक पीरियड भी है जो इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पर बेस्ड है। दूसरी बात कि अब ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस्ड पर ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये होता है कि आपका एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। और मैं सिंपली ये बोलूँ एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भी वही सेंस निकलता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब ही है कि इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी घट चुका है। डिवाइड करते हैं हम इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट का तो मैंने मतलब बता दिया कि एक साल का जैसे निकाला है वैसे ही अगले साल का निकालो, वैसे ही उससे अगले साल का निकालो, हर साल का इसी ढंग से आप फाइंड आउट करो, ठीक है, और फिर उसकी एवरेज कर लो। जबकि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कई ढंग से इसको निकालते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम ये देखते हैं कि शुरू में मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें मशीन आ गई, मशीन को स्थापित करने के लिए जो आपने खर्चा किया, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने का मतलब शुरू में जो आपको उस मशीन को उस प्लांट को लेने पर खर्च करना पड़ा वो सब आपने इसमें लगा दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे एवरेज करना है। तो शुरू में मैंने लगाए 10 लाख रुपए, लेकिन 5 साल बाद उसकी वैल्यू मात्र 2 लाख रुपए रह जानी, उसका जो स्क्रैप है 2 लाख में बिकेगा। इसका मतलब घटते घटते लास्ट में 5 साल बाद मेरा वो जो इन्वेस्टमेंट है मात्र 2 लाख रुपए का रह गया। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट एक तरह से और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2। और आपको ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया भी था कि अगर वर्किंग कैपिटल भी दे रखी हो तब क्या करें। इफ वर्किंग कैपिटल, इफ वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल जोड़ दीजिएगा उसके अंदर। क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या है कि एक तरह से इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट, मान लो 2 लाख रुपए का, तो वो जितना मशीन शुरू में खरीदी तब लगा था उतना ही लास्ट तक उतना ही लगा रहेगा। जब वो मशीन बिक जाएगी तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए इसकी एवरेज करने की जरूरत नहीं। तो वर्किंग कैपिटल अलग से जुड़ जाएगा, आगे सेम रहेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2। और उस बेस पर हम लोग ARR निकालेंगे और हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। द प्रोजेक्ट इज परचेज या एक्सेप्टेड इफ, अगर आपकी ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या तो ज्यादा है या कम से कम बराबर है प्री डिटरमाइंड रेट। कि आपने कहा कि देखो भाई मुझे कम से कम 10% का रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, तो आपकी 10% रेट होगी। अब अगर आपकी ARR 10% आती है, 11 आती है, 12 आती है, तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट बढ़िया है। लेकिन अगर ये 9 आती है तो आप कहेंगे देखो भाई मुझे तो 10% कम से कम रिटर्न चाहिए था, ये 9% ही दे रहा है मुझे, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जब एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हों, ठीक ठीक है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो जिसकी ARR ज्यादा होगी उसको हम पहली रैंक देंगे, जिसकी दूसरे नंबर पर आएगी उसको दूसरी रैंक, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट हैविंग हायर
ARR इज प्रेफर्ड, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। हाउ, कैसे ये होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि भाई आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं पहले इसमें, कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसको आप कंसीडर करना चाह रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 60,000, और उसकी साल्वेज वैल्यू है वो है 12,000। थोड़ा बहुत मैं इसमें बदलाव भी कर देता हूँ। कॉस्ट के साथ साथ मैंने कहा इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पर आपको खर्च करने पड़ेंगे 5,000 या 10,000 ले लेता हूँ, 10,000 रुपये आपको इंस्टॉलेशन पर खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद इसकी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, EBDT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, EBDT, ये अगले 5 वर्षों में 1 2 3 4 5, अगले 5 वर्षों में आपको मिलेंगे कितने, 12 14, 12,000, 14,000, 16,800, 19,200 और 24,000, ठीक है, ये हैं। और अब आपसे पूछा है कि टैक्स रेट जो है अगर हो 50% के रेट से, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेस पर लगाया जाता हो, तो आप ARR निकालिए। पहले अभी निकालते हैं, फिर इसके बाद इसमें मैं छोटा मोटा बदलाव करके कराता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल, एक शुरुआती एग्जांपल है तो बिल्कुल जो सिंपल बात कर रहा हूँ। अब आप देखो, सबसे पहले तो मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसी पर हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो अब यहाँ देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है 60,000 रुपये का। अभी मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस को होल्ड पर रख दिया है, ठीक है। अच्छा, सालवेज वैल्यू कितनी है, सालवेज वैल्यू है कितनी, 5 साल बाद कितना मिलेगा उससे, 12,000 रुपया। तो अभी सिंपली मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, एवरेज इन्वेस्टमेंट आप निकाल लेंगे आराम से। एवरेज इन्वेस्टमेंट 60,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 72,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 36,000 रुपीज आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं क्या हो अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं अपनी तरफ से कि भाई इस मशीन को लगाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15,000 रुपए का, फिर क्या होगा उस केस में, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, अभी मैंने बताया एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा फिर वर्किंग कैपिटल प्लस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2, यानी कि 15,000 रुपये अलग से जोड़ दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा 60 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 2। बस गलती ये मत करना कि कहीं 15,000 को भी इसमें जोड़ लो और फिर 2 से डिवाइड करो, 15,000 का आधा नहीं करना, 15,000 एज इट इज इन्वेस्टमेंट बना रहेगा। तो सिंपली ये बन जाएगा 15,000 जमा 36,000 जब आप करेंगे तो उस केस में आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा 51,000। दो ही चीज तो हमें निकालनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों चीजें हमें निकालनी आ जाए, उसके बाद जस्ट फिर तो परसेंटेज निकालना होता है। अब क्या होता अगर मैं कहता कि इस पर इंस्टॉलेशन के खर्चे भी 10,000 रुपये हैं, तो उस केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60 नहीं 70,000 रुपये हो जाता है, ठीक है, प्लस साल्वेज वैल्यू 12,000 डिवाइडेड बाई 2, और अगर उस केस में भी वर्किंग कैपिटल हो तो प्लस 15,000 और कर देना। हर क्वेश्चन वाइज अब अलग अलग कराना तो पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको तीनों सिचुएशन में बता दिया कि इनका एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलने वाला है, ठीक है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको इस तरह से निकालना है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट के बाद अब हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया ईयर्स 1 2 3 4 एंड 5, और अभी मुझे जो दे रखा है वो है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो अर्निंग जिसमें अभी ना डेप्रिसिएशन घटा है और ना ही टैक्स घटा है।
तो अगर मैं उसको लेता हूँ तो ये बनती है 12,000, इसके बाद 14,400, फिर 16,800, 19,200 और 24,000। ठीक है। अब इसमें से अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स का मतलब वही देखो जो हमने अभी ऊपर पैटर्न दिखाया था कि पहले कैश कॉस्ट घटती है, अभी मैंने बताया ना आपको। तो कैश कॉस्ट तो ऑलरेडी घटी हुई है, ये घटाने के बाद सीधा आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। कई बार क्वेश्चन में सीधा आपको यूं दे देता है, अभी मैं इस पर करता हूँ काम, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आपको इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए किस किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हम हैं कहाँ। तो अभी हम यहाँ पर अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, ये CFBT हमें दे रखा है। इसमें से अब हमें सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए, लेस करेंगे पहले डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे घटाते हैं भाई, किस तरह से निकालते हैं? तो डेप्रिसिएशन का सीधा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन होता है। जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। कि ये लागत 60,000 रुपए की मशीन है भैया, 5 साल बाद ये 12,000 रुपए की बिक जाएगी और लाइफ है इसका 5 ईयर्स। ठीक है, 5 वर्ष इसका लाइफ है। तो 60,000 डिवाइड माइनस 12,000 यानी कि 48,000 आ गया, डिवाइड बाई 5। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन आता है हर साल का 9600 रुपया। अब यहाँ पर भी ध्यान दो भाई, क्या होता अगर मैंने यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन चार्जेस के 10,000 रुपये ले लिए होते, तो उसका असर डेप्रिसिएशन पर भी आता। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब हम मशीन को परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके इंस्टॉलेशन के खर्चे, ठीक है, उसको लाने का जो कैरेज, वो सब किस में जुड़ता है? मशीन की कॉस्ट में ही जुड़ता है। वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो उस केस में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 ना होकर 70,000 हो जाता और ये मशीन की कॉस्ट में ही शामिल होता। तो तब एनुअल डेप्रिसिएशन होता 70,000 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 5। तो उस केस में आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आता? अभी तो 9600 आ रहा है, उस केस में शायद ये 2,000 रुपये और जुड़ जाते हैं इसमें, तो ये 11,600 रुपये हो जाता। बट सोएवर जो भी कुछ आता, तो पर मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आपको निकालना है। तो फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ सब में डेप्रिसिएशन के 9600 में लेस कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल क्लियर करते चलो आप, सिंपल से क्वेश्चन हैं, बस इनके कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी हो जाएगी? 12,000 में से 9600 में घटाता हूँ तो 2400। यहाँ से 14,400 में से मैंने 9600 लेस कर दिया तो ये 4800 आता है। और आगे अगर मैं देखता हूँ 16,800 हैं माइनस 9600, तो 7,200 आ रहा है ये। नेक्स्ट कितना आएगा? 19,200 माइनस 9,600, ये 9,600 ही बचेगा। और अगला 24,000 माइनस 9,600, ये 14,400। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से टैक्स। टैक्स है 50%, 50% टैक्स है, तो 1,200 रुपया, 2,400, 3,600, 4,800 और ये 7,200, ये टैक्स घटा दिया। तो ये आपका आ जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको बोलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 1,200, 2,400, 3,600, 4,800 और 7,200, ये प्रॉफिट अब आपको यहाँ चाहिएगा और इसकी एवरेज लेनी है। मैं यहाँ स्पेस जरूर छोड़ रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट मेथड में थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड कुछ बता सकूँ। ठीक है, तो अभी मैं इनका एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट जो कि हो जाएगा, अभी ये कितना आया अपने पास? 1,200, इनकी एवरेज करनी है। 1,200 जमा 2,400 जमा 3,600, 4,800, 7,200, 7,200 डिवाइडेड बाई 5। देखते हैं फटाफट से कितना आता है। 12 और 24 36, 36 और 36 72, 72, 72 और 72 हो जाएंगे 14,400। और 14,400 में मैंने जोड़ दिया 4,800 को, तो 19,200 डिवाइड बाई 5 में करता हूँ तो 3,840।
ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट। और अब ARR कितनी हो जाएगी भाई, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट 3840 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा आ रहा था, हमने अभी निकाला था ना 36,000, 36,000 रुपया, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये आएगा 10.67%। ये हमारी ARR होगी। अब एक स्टेप आगे इस क्वेश्चन में बढ़ा जा सकता था, वो पूछता कि भाई कंपनी की मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है 10%, कंपनी मिनिमम 10% ऐसे अपने प्रोजेक्ट को ऐसी जगह लगानी चाहती है जहाँ कम से कम उसको 10% का रिटर्न तो अवश्य ही मिलता हो। तो क्या इसको इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, यहाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 10.67% मिल रहा है, जबकि हम मिनिमम डिजायर्ड रेट है हमारी 10%, तो उससे ज़्यादा दे रहा है। अगर वो रेट हमारी 15% होती तो फिर हम इसको नहीं लेते। अगर दो प्रोजेक्ट होते, एक की 10.67% आ रही है, दूसरे की मान लो आ रही होती 8.5%, तो कौन सा लें? फिर हम कहते हैं इस वाले प्रोजेक्ट को ले लो। अब अगला जो मेथड है वो क्या कहता है, मैं यहीं पर ही आगे बढ़ा रहा हूँ उस मेथड को, ठीक है, जो ताकि इनकी जो लिमिटेशंस वगैरह है उस पर भी फिर एक साथ ही चर्चा की जा सके। तो मैंने बात की, अगला जो मेथड है आपका पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक जो मुझे वापस दे देगा, ठीक है। तो भाई जब मैं अपना रुपया कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे से कोई 1 लाख रुपया लगाने के लिए कहता है, तो मैं पहले सबसे पहले रिटर्न से पहले मैं ये देखूंगा कि भाई मेरा ये रुपया मुझे कितने टाइम में वापस मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझें तो आप ऐसे समझ लो, पे बैक पीरियड इस तरह से निकालते हैं कि मैंने कहा कि भैया देख भाई 1 लाख रुपए लगा दे, यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट कर दे। अच्छा, मैंने कहा भाई क्या मिलेगा? अब थोड़ी देर के लिए पहले समझ लेते हैं, हर साल बराबर रुपया अगर मिल रहा हो तो मैंने कहा देखो भाई हर साल तुम्हें हम 25,000 रुपये का रिटर्न देंगे, 25,000 रुपये तुम्हें हर साल मिलेंगे, और ये रुपया तुम्हें 6 साल तक मिलता रहेगा। अब देखा जाए तो मैं चाहे तो ऐसे कर लूँ, 25,000 रुपये 6 साल तक मिलेंगे, 1,50,000 रुपया मिलेगा, और 1 लाख रुपया लगाया है तो 50,000 रुपये का फायदा मिलेगा। चाहे तो मैं ऐसे कर लूँ, या मैं ये सोच सकता हूँ कि जब मैंने ये 1 लाख रुपया लगाया है और 25,000 रुपये हर साल वापस मिलेगा, तो इसका मतलब मेरा लगाया हुआ रुपया मुझे कितने टाइम में वापस मिल रहा है, इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं कह सकता हूँ 4 साल में मुझे मेरा लगाया हुआ रुपया वापस मिल जाएगा। तो पे बैक पीरियड वो अवधि होती है जिस अवधि में आपका लगाया हुआ रुपया आपको वापस मिल जाए। और जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसका लगाया हुआ रुपया उसको अधिक समय में मिले। तो अगर किसी प्रोजेक्ट का पे बैक 4 साल आ रहा है, दूसरे का 5 साल, तो जाहिर सी बात है मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? 4 साल वाले को। अगर एक का 4 और अगले का 3 साल आ रहा है, तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? 3 साल वाले को। यानी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरा रुपया वापस मिल जाना चाहिए। तो पे बैक पीरियड हम निकालते कैसे हैं? अब पे बैक निकालने का, पे बैक का मतलब तो आपको समझ में आ गया, निकालते कैसे हैं उसमें आप देखिए। पहली बात, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया कि अगर हर वर्ष मिलने वाले इनफ्लोज बराबर हों तो, ठीक है, तो इन केस ऑफ इवन, यहाँ इवन का मतलब है बराबर, इवन या इक्वल कैश फ्लो, और ये मैंने आपको बताया ये कैश फ्लो पर आधारित है, ना कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पर। अकाउंटिंग प्रॉफिट पर तो ARR ही काम करता है। इन केस ऑफ इवन CFAT ईच ईयर या एवरी ईयर, तो उस केस में तो पे बैक कैसे निकालेंगे? पे बैक पीरियड हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कि मैंने जैसे यहाँ गया कि भाई कितना रुपया लगाऊंगा? 1 लाख, हर साल कितना मिलेगा? 25,000, तो पैसा कितने टाइम में वापस मिलेगा? 4 साल में। तो अब यहाँ इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा? ठीक है, क्राइटेरिया ये रहेगा कि द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ, जो आपका पे बैक पीरियड है जो आपने निकाला वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, ARR तो ज्यादा होनी चाहिए थी, ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू प्री डिटरमाइंड
पीरियड, प्री डिटरमाइंड पीरियड, जो पीरियड आपने पहले से डिटरमाइन किया हुआ है। अब आपने सोचा हुआ है देखो भाई मुझे 5 साल के बाद मेरे रुपए की जरूरत होगी। क्यों जरूरत होगी भाई? मुझे मेरे बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए मुझे 5 साल बाद मेरा रुपया चाहिए। तो 5 साल से अधिक मैं इंतजार कर ही नहीं सकता। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें मेरा रुपया मुझे 4 साल बाद वापस मिल जाएगा तो अच्छी है, 5 साल बाद भी मिल जाएगा तो अच्छी है, लेकिन 6 साल बाद मिलेगा तो मुझे पैसे की जरूरत तो 5 साल बाद है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो मेरा प्री डिटरमाइंड पीरियड है, मैंने कितना सोचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने कितना टाइम सोचा हुआ है, उस टाइम के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तब मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगा। और जाहिर सी बात है एक से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे तो जिसका पे बैक कम वो ज्यादा बढ़िया। अगर एक से अधिक प्रोजेक्ट्स है, मोर देन वन प्रोजेक्ट, तो जिसका पे बैक कम उसको पहली रैंक, जिसका उससे अधिक उसको दूसरी रैंक, एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि इस पे बैक को निकालते कैसे। अब पे बैक निकालने का अगर हर साल बराबर ही है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, आपने देख ही लिया। अगर हर साल कैश फ्लोज बराबर मिलते हैं तो उस केस में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, ये आपने अभी समझ लिया। अगर हर साल मिलने वाले कैश इनफ्लोज बराबर ना हो तब हम उसको किस तरह से करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अनइवन कैश इनफ्लोज, इन केस ऑफ अनइवन या अनइक्वल कैश इनफ्लोज ईच ईयर, अगर हर साल मिलने वाले कैश इनफ्लोज बराबर ना हो तब क्या करें? तब हम क्या करेंगे, तो पहले हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन हम नया लूंगा उसकी बजाय मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, इसीलिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा था। तो क्वेश्चन वही है कि देखो भाई 60,000 रुपये तुम्हें लगाने हैं, 12,000 रुपये इसकी सैलरी वैल्यू होगी और आपको इतना अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हर साल मिलने वाला है। तो पहले हमसे पूछा इसकी ARR निकालो। अब जनरली क्वेश्चन में आता भी इसी तरह से, उसी क्वेश्चन को देकर आपसे उसकी ARR भी पूछ लेंगे, पे बैक भी पूछ लेंगे, उसी की नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल से आपके दिमाग में बैठ जाए बात, फिर प्रैक्टिस तो हम कितनी ही कर सकते हैं। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपने ये लिया, डेप्रिसिएशन आपने इसमें से घटाया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई, फिर आपने टैक्स घटाया। अब इसको CFAT बनाने के लिए मैं क्या करूं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बनाने के लिए क्या कसर रह गई? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बनाने के लिए अभी मुझे इसमें डेप्रिसिएशन वापस जोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही तो करना है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये जो डेप्रिसिएशन मैंने 9600 रुपया हर साल घटाया था, मैं इसको वापस जोड़ देता हूं तो ये इनका कैश फ्लो बन जाएगा। तो अब ये डेप्रिसिएशन जोड़ने के बाद जो आएगा वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। और यहीं अब आपको सोचने वाली जरूरत है, ठीक है, जहां आपसे मिस्टेक होती है, जहां आप कंफ्यूज होते हैं। अब देखो मैं पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल रहा हूँ, 21,600 रुपया हो गया ये कितना हो जाएगा, ये 33 नहीं सॉरी, ये 12,000 नहीं 1200 है, सॉरी। तो 1200 को जोड़ना है हमें, सॉरी इसमें। तो 008 9 और 1 10, ये तो हो गया 10,800। और ये कितना है, ये 12,000 हो गया। इसी तरह से आगे हम इसमें जोड़ रहे हैं इसको 13,200। आगे चले तो 8 और 6 14, 9 और 4 13 और 1 14, 14,400, 8 9 और 7 16, 16,800। ये हमारे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गए। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था, आपको ध्यान से ये देखने की जरूरत है कि आपको दिया क्या हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा कि भाई मशीन में 60,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और उसके CFAT कैश फ्लो ऑलरेडी दे रखे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इतने हैं, अब पे बैक निकालो, तो जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट फिर तो जो हमें चाहिए दे रखा है और ये वैल्यू देकर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स देकर यूं कहे इसकी ARR निकालो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इसकी ARR निकालनी है, ठीक है। और ARR निकालने के लिए एक ARR मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है और ARR निकालने के लिए तो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। अब दे रखा है मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन वापस जुड़ रहा होगा,
तो मुझे डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। मैं आपसे यही बात बार बार बोल रहा हूँ, इस पूरी टेबल में आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर स्मूथली चलना आना चाहिए। तो अगर अब आपको CFAT देखकर मैं कहूँ कि भाई ARR निकाल कर दिखाओ, तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ARR निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिएगा, और मुझे पता होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब डेप्रिसिएशन जुड़ता है तो CFAT आता है। इसलिए CFAT में से डेप्रिसिएशन में वापस घटाऊं, ठीक है, जब इस डेप्रिसिएशन को वापस घटाऊंगा तब मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स पर पहुंचूंगा और फिर ARR निकलेगी। तो आपको ये चीजें, ये मूवमेंट्स करनी जरूर आनी चाहिए, और इसमें बल्कि ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी तब होगी जब आप एक क्वेश्चन उठाए उसी में ही दोनों तीनों टेक्निक्स लगाकर देखें, उससे आपकी बल्कि ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपको उस लाइन पर मूवमेंट्स करना आ जाएगा, इस टेबल में अप से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मूव करना आ जाएगा। फिलहाल हमने ये काम किया, हम अभी ऊपर से नीचे चले, क्योंकि हमें पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था और अब हम पे बैक निकालने वाले हैं, तो हमें CFAT की जरूरत थी, वो हमने निकाल दिया। अब अगर ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हर साल का बराबर होता तब तो मैं सिंपली 60,000 को उससे डिवाइड कर देता, लेकिन ये तो बराबर तो नहीं है, तो अब क्या करें? अब मुझे ये करना है, पे बैक निकालने के लिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ अनइवन कैश इनफ्लोज तब कैसे निकाला जाएगा, लिखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया वापस आना चाहिए, जितना लगाया है भाई 60,000 रुपये लगाए। अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं 10,000 तो वो भी इसमें जोड़ देना, 70,000 रुपये लगाए हैं भाई, मेरे 70,000 रुपये बताओ कब वापस दोगे। ये ईयर्स 1 2 3 4 एंड 5 यही नहीं देता, एक मिनट वेट करिए, ठीक है 5। अब ये मैंने जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अभी निकाले आपके सामने, उन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कितने कितने आए थे, अभी स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे, एक मिनट। 10,800, 12,000, 13,200, 10,800 हैं, फिर 12,000 हैं, फिर 13,200 हैं। एक मिनट, 10,800, 12,000, 13,200, और अगले में कितना था, शायद 14,800 था, 14,400 और 16,800, 14,400 और 16,800। अब आप क्या करें, आप इनका कॉम्युलेटिव CFAT निकालें। कॉम्युलेटिव CFAT, कॉम्युलेटिव CFAT क्या होता है, जैसे कभी आपने मीडियन निकाला होगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली होगी ना, या ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, सिंपल देखो जोड़ते चलते हैं, इसको संचयी बोलते हैं। ये 10,800 है ना। अब अगले इसमें इस 10,800 को जोड़ दो, 10,800 में 12,000 जोड़ दो, ठीक है, 10,800 में 12,000 रुपए जोड़ दो तो 22,800 आ गया। इस 22,800 में अगला जोड़ो 13,200, ये 36,000 आ गया, ठीक है। इसमें फिर से ये आगे जोड़ो 14,400, ये आ गया भाई 50,400, इस 50,400 में 16,800 जोड़ो, ये आ गए 67,200। और आपको ये कब तक जोड़ते चलना है, जब तक आप कि ये जो कॉम्युलेटिव वैल्यू 60,000 रुपया या उससे अधिक ना पहुंचे। अब ये 5वें वर्ष में जाकर आप देख पा रहे हैं 60,000 से ऊपर चढ़ गई है, 67,200 रुपये हो गई है इस साल में। मतलब मुझे एक अंदाजा हो गया, ये जो मैं इनको जोड़ता चलता हूं तो मेरा पैसा कब वापस मिल रहा है, 5वें साल में वापस मिल रहा है, 5th ईयर में। लेकिन 5वें साल में तो हम कुल मिलाकर देखें तो 67,200 रुपए मिल रहे हैं पूरे 5 साल का लगाकर। तो मेरा रुपया कितने टाइम में वापस हुआ, अब इसका पे बैक कैसे निकालोगे। अब ध्यान से देखो समझो कि पहले साल प्रोजेक्ट में रुपया लगाने के बाद मुझे 10,800 रुपये मिले, दूसरे साल तक 22,800 मिल चुके थे,
तीसरे साल तक सब जोड़कर 36,000, अगले साल तक 50,400 और 5वें वर्ष के अंत तक 67,200 रुपए। यानी कि 60,000 रुपए कब वापस मिले होंगे? चौथे वर्ष के बाद 5वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं मिले। अब उसको कैसे निकालें? पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड बहुत सिंपल। आप देखो 4 साल तो पूरे पूरे लग चुके हैं भाई, ठीक है, 4 साल तो कंप्लीट ले लिए इसने, तो 4 साल तो पूरा ले लो जी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लाइन लगाओ और देखो कि कितना रुपया आपको चाहिए था। भाई मुझे तो 60,000 रुपया चाहिए था। अच्छा, 60,000 रुपया चाहिए था, 4 साल तक कितना मिल चुका था? 50,400 रुपया मिल चुका था। यानी कि कितना रुपया मेरा बच रहा था जो मुझे नहीं मिला? 9600 रुपया नहीं मिला। 60,400 में से अगर आप 50,400 को घटाएं तो 9600 रुपया आता है। अच्छा, 5वें वर्ष मुझे मिला कितना है? 16,800 रुपया मुझे मिला, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं यूं कह सकता हूं कि देखो 5वें साल में, पूरे साल में तो मिलते हैं 16,800, तो इसका मतलब 6 महीने में कितने मिलेंगे? अगर मैं कहूँ तो 6 महीने में भाई आधे मिलेंगे, 8400 रुपये अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो 9600 रुपये कितने महीने में मिलेंगे? शायद 7-8 महीने में जाकर मिलेंगे, है ना। तो वो फ्रैक्शन आपको यहाँ से पता चल जाएगा 4 प्लस, अब मैं 9600 को डिवाइड कर रहा हूँ 16,800 से, 9600 डिवाइड बाय 16,800, तो ये 0.57 आता है, ठीक है, 4.57, यानी कि 4.57 ईयर, इतने टाइम में मेरा रुपया वापस मिलेगा। अब अगर आप चाहें तो इस 0.57 को 12 से गुना कर दो, इसके मंथ बन जाएंगे। 0.57 को मैंने 12 से गुना किया तो मैं यूं कह सकता हूं कि 4 साल, ठीक है, 4 ईयर्स एंड 6.85 मंथ, ठीक है, 4 साल और लगभग लगभग 7 महीने हो गए, उसमें मेरा रुपया मुझे वापस मिलेगा। अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट से तो कुछ पता चलेगा नहीं, एक प्रोजेक्ट से तो सिर्फ इतना है कि अगर भाई हमने कहा कि देखो भाई मिनिमम हमारा रुपया 4 साल के अंदर वापस मिल जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इस प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमने कहा कि 4 साल में रुपया मिलना चाहिए, 4 साल से ऊपर जा रहा है। मैंने कहा भाई देखो 5 साल के अंदर मेरा रुपया वापस आ जाना चाहिए, तो फिर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रुपया 5 साल से कम के टाइम में वापस आ रहा है। लेकिन दो प्रोजेक्ट हो, अब एक का तो 4.57 आ रहा है प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट बी का आ रहा हो 4.25 ईयर्स, तो अब दोनों में से कौन सा बेटर है? भाई हम कहेंगे प्रोजेक्ट बी बेटर है, क्योंकि इसका रुपया इससे कम समय में मुझे वापस मिल रहा है। तो ये पे बैक पीरियड कहलाता है। ट्रेडिशनली पे बैक पीरियड इस तरह से फाइंड आउट होता है, ठीक है भाई। तो पे बैक पीरियड के बारे में अब आपको पता चल गया होगा पे बैक पीरियड होता क्या है, निकालते कैसे। अगर बराबर ही हो हर साल मिलने वाला तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली 60,000 को डिवाइड कर दो। मैंने कहा 60,000 है और भाई हर साल मुझे 12,000 मिलेंगे, तो कितने टाइम में वापस मिलेगा? 60,000 को 12,000 से डिवाइड कर दो, 5 साल में रुपये वापस। अगर अनइक्वल है तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉम्युलेटिव निकालना पड़ेगा, और कॉम्युलेटिव निकालने से पहले देख लो तुम्हारे पास है क्या। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास प्रॉफिट था, काउंटिंग प्रॉफिट, तो उसमें पहले मुझे डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जोड़ने के बाद CFAT आएंगे, फिर इनका कॉम्युलेटिव 10,800, फिर 10,800 में अगला जोड़ो 12,000 तो ये आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट को जोड़ो तो ये आ जाएगा, इसमें इसको जोड़िए ये आ जाएगा, और इसमें नेक्स्ट को जोड़िए तो ये आ जाएगा। और जिस साल मेरे 60,000 या उससे ऊपर का रुपया बैठ रहा है, उस वाले वर्ष में मुझे रुपया मिलेगा। तो उसका कैसे निकालेंगे पे बैक? उससे पिछले साल तक का टाइम देखो, 4 साल है भाई, ठीक है, उससे पीछे तक जितना मिल चुका वो वैल्यू घटा लो, जितना मुझे चाहिए था, 60,000 रुपये चाहिए थे, 50,400 रुपये यहाँ मिल चुके थे, तो 9600 रुपये की कसर थी। फिर इस 5वें वर्ष मिला कितना है उससे डिवाइड कर दो, तो मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। और अगर इसको मैं 12 से गुना भी कर देता हूँ तो मेरे पास ये मंथ की वैल्यू भी आ जाएगी साथ में। तो ये पे बैक पीरियड है। अब आप इन दोनों ही मेथड्स की कमियों के बारे में अगर आप बात करें तो देखो सबसे बड़ी कमी दोनों में ये है। अकाउंटिंग पीरियड वाले की तो कमी ये है कि ये कैश फ्लो की बजाय अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेकर चल रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन को लेकर चल रहा है। और डेप्रिसिएशन के केस में प्रॉब्लम ये आती है डेप्रिसिएशन के समय में
कि डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए हमें कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं करना पड़ रहा, इसलिए उसको जनरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो एक तो इसकी ये कमी है। दूसरा, इन दोनों ही मेथड्स में कमी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये इन दोनों में मुख्य रूप से कमी है। पे बैक पीरियड के बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल में बल्कि यहाँ डिस्कस करता हूँ। पे बैक पीरियड की कुछ लिमिटेशंस हैं और फिर हम उस बेस पर उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इस तरह का डिस्कशन हम इसमें आगे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस पर आऊँ उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू, क्योंकि मैं आज देने वाला हूँ, तो पहले मैं इससे पहले कि मैं किसी भी टेक्निक्स की डेप्थ में जाऊँ, मैं आपको अगला मेथड भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल है वो भी। जैसे अगला मेथड इसी में ही आ जाए आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब इसी यही क्वेश्चन आ गया और कह दिया इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू और निकालो भाई। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, मैं कई बार डिस्कस मैंने किया भी है कि देखो भाई, आज तुम्हारे पास 100 रुपया है और मान लो बैंक में 10% का रिटर्न मिलता हो, तो आप 1 साल तक इसको अगर जमा कराओ, ठीक है, ये आज का टाइम है, इसको बोलेंगे जीरो पीरियड, आज के समय को जीरो पीरियड बोलेंगे, T0। 1 साल बाद आपने जमा करवाया तो ये रुपया 110 रुपया हो जाएगा। मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आज का 100 रुपया 1 साल बाद के 110 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल बस्टिंग में होता क्या है कि सब कुछ फ्यूचर में हो रहा होता है और डिसीजन प्रेजेंट में लेना होता है, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि फ्यूचर वाले की वैल्यू आज कितनी है। तो मैं उल्टा भी तो चल सकता हूँ कि 1 साल बाद जो 110 रुपया मिलेगा उसकी आज वैल्यू मात्र 100 रुपया है। तो अब मैं 110 की निकालूं, 200 की निकालूं, उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं 1 रुपए की वैल्यू निकाल कर रख लेता हूं। फिर उसके बाद जितने की वैल्यू निकालना उस फैक्टर को गुना कर दूंगा, मैं फैक्टर निकल आएगा मेरे पास। तो 1 साल बाद मिलने वाले 110 रुपए की वैल्यू जब आज 100 रुपए है, तो 1 साल बाद मिलने वाले 1 रुपए की वैल्यू आज कितनी हो जाएगी, 100 को 110 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी 0.909। यानी कि अब 1 साल बाद मुझे 15,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आज कितनी होगी, अगर रेट 10% हो तो उस 15,000 को 0.909 से गुना कर दें। ऐसे ही आप देखो, अगर 2 साल तक मेरा रुपया जमा रहे तो 110 पर अब आगे ब्याज मिलेगा फिर से 11 रुपया, तो अब अगला 2 साल बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 रुपया। अब मैं कहूँ 2 साल बाद वाले जो रुपया है, 2 साल बाद कितना रुपया मिलेगा मुझे, 121, वो आज के कितने रुपए के बराबर है, आज के तो 100 रुपए के बराबर है। भाई 2 साल बाद मुझे 121 रुपए मिल जाए या आज 100 रुपए मिल जाए, अगर रेट 10% है तो मैं बराबर हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 साल बाद मिलने वाले 121 रुपए की वैल्यू आज कितनी है भैया, 100 रुपया। और 2 साल बाद मिलने वाले 1 रुपए की वैल्यू आज कितनी है, 100 को 121 से डिवाइड कर दो, 808। ठीक है, 0.808, एम आई राइट, मैं एक बार देख लेता हूँ उसको। 100 को 121 से डिवाइड कर देते हैं, 826, 0.826। तो ये एक फैक्टर आ गया, 1 रुपए की वैल्यू आ गई कि 2 साल बाद भाई तुम्हें कोई 1 रुपया देता है और 10% की रेट हो, तो आज के टाइम में उसकी वैल्यू तुम कितनी लगाओ, सिर्फ 82 पैसा लगाओ, सिर्फ 0.826 लगा कर चलो। ठीक है, तो अगर 2 साल बाद तुम्हें कोई 20,000 रुपया दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है आज, आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं या इनको आप टेबल में बनाए भी ले सकते हैं। ये आप बिल्कुल राइट साइड में देखिए, कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा 10% के रेट पर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिख रही होगी, और पहले वाली हमने अभी निकाली थी 0.909 आ रही थी, अगली 0.826, अगली 0.751। यानी कि 3 साल बाद अगर कोई आपको 1 रुपया दे रहा है तो आज उसकी वैल्यू 0.751 है। 4 साल बाद आपको कोई 1 रुपया दे रहा है तो आज उसकी वैल्यू 0.683 है, एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, इससे हम रुपए की वैल्यू को भी समझ सकेंगे। वहां पर तो आप देख रहे हैं कि 5 साल बाद आपको मिल रहे हैं 15,000, तो उसको भी आप 15,000 का ही मान दे रहे हो, लेकिन हो सकता है वो 15,000 आज के केवल 12,000 रुपए के बराबर हो, कि मैं 12,000 रुपए जमा कराऊं, 5 साल बाद अपने आप ही 15,000 हो जाएंगे। तो इस टाइम वैल्यू को वो इग्नोर करके चलते हैं मेथड, और उस कमी को दूर करता है हमारा ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड।
तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड किस तरह से काम करता है, बिल्कुल सिंपल वाला ही अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, ठीक है, बल्कि मैं इसी वाले एग्जांपल को लेता हूं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम कैसे काम करते हैं, एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी होती है जो ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू होती है, ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, कि भैया मेरे को मिल क्या रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दो, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मेरी पॉकेट से गया कितना ये बता दो मुझे। और अगर ये जो आया और जो गया इनका डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक है, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करिए, प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल तो उसको एक्सेप्ट करो। और नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब भाई इसमें तो रुपया लगाने में नुकसान है, फायदा नहीं है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट करो। और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट आपके पास है तो फिर क्या करोगे, फिर भाई जिसमें से जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिस ज्यादा एनपीवी दे रहा है वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कैसे, अब इसी क्वेश्चन में, लेकिन एनपीवी वाले के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। आप सब लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दे रखी होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कट ऑफ रेट एक ही बात होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, देखो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं रुपया ला रहा हूँ, कहीं से तो ला रहा हूँ, जो अपने खुद के सोर्सेज से ला रहा हूँ, इक्विटी से ला रहा हूँ, बैंक से लोन लेकर ला रहा हूँ, उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, मुझे देना कितना पड़ रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे भाई उस पर 10% चुकाना पड़ रहा है। अब 10% मैं चुका रहा हूँ और फिर मुझे मिले भी 10%, ठीक है, तब तक तो मतलब ये कह लीजिए कि मतलब मैं लगभग एट पार पर हूँ। लेकिन 10% मुझे चुकाना पड़ रहा है, रिटर्न मिल रहा है मात्र 8%, तो फिर तो नुकसान है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में मैं रुपया क्यों लगाऊंगा। तो कट ऑफ रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि देखो भाई कम से कम इतना परसेंट रिटर्न तुझे अपने प्रोजेक्ट पर लेना ही है अगर प्रॉफिट कमाना है। तो एक कट ऑफ रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, सपोज कीजिए मान लीजिए कट ऑफ रेट 10%, और इसी क्वेश्चन में मुझे कह दिया कि आप एनपीवी निकालिए, प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है ये, हम यहाँ तक इतना काम कर चुके थे। उसके बाद जो अपना पे बैक पीरियड निकालना था उसके लिए मैंने कहा था कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इसके बाद जितने भी मेथड है सभी में CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की ही जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब इन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को ये इतना काम करना है, समझ लो आपको, आपने एक बार कर लिया, एक ही क्वेश्चन है तो आपने एक बार कर लिया, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इनके सबके कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिख रहा हूँ। और मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा ये भी मुझे मालूम है। कैश आउटफ्लो कितना है भाई, कैश आउटफ्लो है 60,000 रुपया। और अगर इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस जो मैंने आपको एग्जांपल में मैं देना चाह रहा था शुरू में, अगर हमने उसको भी शामिल किया है इंस्टॉलेशन चार्जेस को, तो फिर ये 10,000 जोड़कर 70,000 कर देगा जो भी आपने लिया हो। और फिर 70,000 करने के बाद डेप्रिसिएशन भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर वही 60,000 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। कैश आउटफ्लो निकालते कैसे हैं, पिछले लेक्चर में हम बड़े डिटेल में उसको पढ़ चुके हैं। इसमें आउटफ्लो, इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसमें कैरिज के खर्चे, ये सब इसमें। और कोई पुरानी मशीन है जिसको बेचने से कुछ मिल गई, रिकवरी होगी, तो उसको घटा भी देते हैं। तो फिलहाल तो इसमें अभी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एग्जांपल में 60,000 रुपए का आपका कैश आउटफ्लो है। कैश इनफ्लो कितना है, कैश इनफ्लोज कितना है, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर ईयर्स 1, 2, 3, 4 और 5। क्या मिला भाई आपको, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना मिला, CFAT कितना मिला। एज इट इज वही लिख रहा हूं मैं जो मैंने अभी लिखा था, 10,800, 12,000, 13,200, 10,800, 12,000, 13,200, और आगे कितना था भाई, 14,400 और 16,800, 14,400 और 16,800। अब ये सारे लाभ हैं, ठीक है। देखा जाए अगर सिंपल बात हम करें, कोई प्रेजेंट वैल्यू का चक्कर ना हो, तो मैं कहा भाई ये 5 साल में मिलेगा,
और ये गया, इन सबको जोड़ो, इसमें से इसको घटा दो, देखो फिर लाभ हुआ कि हानि हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देख भाई, 1 साल बाद जो रुपया मिलेगा एक, उसकी वैल्यू आज मैं तो 90 पैसे लगाऊंगा। 2 साल बाद अगर मुझे 1 रुपया मिलेगा तो मैं आज उसकी वैल्यू 82 पैसे लगाऊंगा, ठीक है, 83 पैसे लगाऊंगा अप्रोक्सीमेट। तो अगर मैं इस तरह से लेकर चल रहा हूँ तो पहले मुझे देखना पड़ेगा फिर 2 साल बाद 12,000 रुपये मिल रहा है तो उसकी वैल्यू मैं आज लगाऊं कितनी। तो अब आपको लेना पड़ेगा नेक्स्ट टेबल में पीवी फैक्टर एट जो भी रेट दे रखी है क्वेश्चन में 10%, क्वेश्चन में 12 है तो 12 को लेना, ठीक है। ये टेबल है आपके पास, ये पहले यहाँ तक 10 तक देख रहे हो आप, नेक्स्ट पेज पर 11, 12, 13, 12% पर है तो 0.893, 797, 712 ये वाली वैल्यू लेनी है। और 10% जो हमने ली हुई है इस पर लेना है तो 0.909, 826, 0.909, 0.826, 751, 683 और 621 ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ 909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। एनपीवी अपने आप में एक तरह से बेस्ट मेथड लगभग माना जाता है कैपिटल बजटिंग का। क्यों, ये मैं भी आपको बताऊंगा अभी। तो अब आप यहाँ निकालिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएफएटी, क्योंकि ये लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर लेता है। कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो टाइम, पहली बात कैश फ्लो पर आधारित है, आपने देख ही लिया, कैश फ्लो को ले रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर कर रहे हैं। 10,800 गुना 0.909, ये आती है वैल्यू 9817। 0.2 है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। 12,000 गुना 0.826, ये आती है 9912। नेक्स्ट देखो 13,200 गुना 0.751, ये आता है 9913। 14,400 गुना 0.683, ये आता है 9835। और 16,800 गुना 0.621, ये आता है 10,433 रुपये, ठीक है। मैं इनको जोड़ देता हूँ, 9817 प्लस 9912 प्लस 9913 प्लस 9835 प्लस 10,433, तो ये आते हैं 49,910, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मैं ये कहता देख भाई, मिल जो रहा है उस सारे की वैल्यू आज कुल मिलाकर कितनी है, 49,910, और लगा कितना रहा हूँ 60,000, तो कभी नुकसान हो रहा है मुझे फायदे के बजाय। लेकिन अभी इसमें एक चीज बाकी है, मैं अभी बात बोल रहा था कि एनपीवी अपने आप में एक बेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो इसमें लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें आपको मैंने डिस्कस किया होगा टर्मिनल कैश इनफ्लोज, ठीक है, उसको जरूर ध्यान रखें, उसको भूलना मत। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लोज, टर्मिनल का मतलब अंत में, जो लास्ट में आपको मिलेंगे। अब यहाँ क्या कोई टर्मिनल कैश इनफ्लो है या नहीं, अपने आप से क्वेश्चन जरूर कर लेना, पूछ जरूर लेना अपने आप से, ठीक है। और यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक टर्मिनल कैश इनफ्लो मिलेगा। टर्मिनल का मतलब जो लास्ट में मिलेगा। तो भाई जब ये मशीन खत्म हो जाएगी, इसका जो कबाड़ है, इसका जो स्क्रैप है, वो 12,000 रुपये में बिकेगा। और कब बिकेगा, 5 साल बाद, क्योंकि मशीन का लाइफ कितना है, 5 साल। तो 5 साल बाद ये 12,000 रुपये मिलेंगे भी तो सही, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेता हूँ। तो इसको जोड़ना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो आप देखिए, आपने आपके जो पे बैक पीरियड में तो इस पर ध्यान नहीं दिया था कि लास्ट में क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, लेकिन ये इसको कंसिडर कर रहा है, होल एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहा है। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल अगर होती, मान लो 10,000 रुपये है मुझे वर्किंग कैपिटल, 15,000 रुपये लिया था मैंने उस एग्जाम्पल में, 15,000 रुपये वर्किंग कैपिटल के मुझे लेने होते, तो देखो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें फिर 60 नहीं 15,000 रुपये आते हैं। ये लास्ट टाइम जब हमने किया था, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो कैश आउटफ्लो निकालते हैं उसमें क्या जोड़ते हैं और क्या घटाते हैं। तो मशीन की कॉस्ट, मशीन के इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसमें कोई वर्किंग कैपिटल अगर आप लगा रहे हैं तो वो भी जुड़ेगी।
लेकिन वर्किंग कैपिटल अगर आपको दे रखी है तो ना केवल इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जुड़ेगी बल्कि टर्मिनल कैश इनफ्लो में भी आएगी। उस केस में क्या होगा, देख भाई जब मशीन ही बेच दी 5 साल बाद तो फिर वर्किंग कैपिटल कहाँ लगाऊं? तो 12,000 रुपए तो स्क्रैप के मिलेंगे प्लस 15,000 रुपए जो मैंने वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्ट कर रखे थे वो भी वापस मिलेंगे। उस केस में मेरे टर्मिनल कैश इनफ्लो हो जाएंगे 12 और 15 27,000 रुपए मेरे टर्मिनल कैश इनफ्लोज के रूप में मुझे मिलेंगे। टर्मिनल मतलब जो लास्ट में मुझे मिलता है। तो यहाँ फिलहाल आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो सिर्फ एक है, ये जो स्क्रैप, ये जो साल्वेज वैल्यू है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो में है साल्वेज वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपया, ठीक है। तो 12,000 रुपये तो 5 साल बाद मिलेगी। मैं आज इस 5 साल बाद मिलने वाले 1 रुपये को मैं तो सिर्फ कितना भाव दे रहा हूँ, मैं तो उसको सिर्फ 62 पैसे के बराबर का भाव दे रहा हूँ। ये देखिए आप, ठीक है ना, 10% की रेट पर। तो हम ये कहेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज 12,000 मल्टीप्लाइड 0.621, ये इसमें अभी और जुड़ेगा 12,000 गुना 0.621, बस ये ध्यान रख लेना आप, 7,452 ये और जोड़ दो तो ये बन जाएगी हमारी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो का जो कुछ मिला उसकी टोटल वैल्यू। तो भाई सब कुछ जोड़ जाड़ कर भी ये 57,362 रुपये बनते हैं, जबकि जेब से लग रहे हैं आज की तारीख में जो मिलेगा उसकी वैल्यू सिर्फ 57,362 है, और जबकि जो जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो नेगेटिव है भाई, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2,638 रुपए का नुकसान हो रहा है मुझे, तो फायदा कहाँ है? अब यही तो देखो ट्विस्ट है, ARR उसको प्रॉफिटेबल बता रहा था, पे बैक पीरियड भी कह रहा था कि प्रॉफिटेबल है क्योंकि 5 साल आपको रुपया मिल जाएगा, उसके बाद कुछ रिटर्न भी मिलेगा। जो आपका ARR मेथड है उसमें 10% के आसपास का रिटर्न दिखा रहा था, लेकिन NPV निकाली तो उसने बताया कि ये तो प्रॉफिट नहीं भैया, लॉस है, उल्टे पॉकेट से पैसा जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ हम नीचे आप डिसीजन जरूर लिखा करना, ठीक है, एनपीवी में खास तौर पर कि सिंस द एनपीवी इज नेगेटिव, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको परचेज नहीं करेंगे, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मान लो अगर ये 57 की जगह 67,000 होता, 67,362 रुपया आ रहा होता, 60,000 रुपया घटाए फिर 7,362 रुपया पॉजिटिव आ रही होती उस समय एनपीवी, हम कहते हैं हाँ भाई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है इसलिए हम इस प्रोजेक्ट में रुपया लगाना चाहिए। तो आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे काम करता है, और बिल्कुल इससे मिलता हुआ केवल एक स्टेप आगे बढ़कर चलता है, उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो चौथा मेथड है उसको और देख लें, PI मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। IRR जो है इसके बाद लास्ट मेथड, उसका थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है तो उसको तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल 2 मिनट का काम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी में फर्क क्या है भाई, देखो यहां तक का काम सेम होगा भाई, जीपीवी तक बिल्कुल सेम, बस फर्क क्या है, जीपीवी में से आउटफ्लो घटाते हैं तो एनपीवी आती है, और जीपीवी को आउटफ्लो से डिवाइड करते हैं तो पीआई आती है, सब कुछ बाकी सेम। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम निकालते हैं पीआई, और ये होती है ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लोज, बस। अब यहाँ देखो, यहाँ आ रही है 57,362 डिवाइड बाय 60,000, तो वैल्यू कितनी आएगी, 57,362 डिवाइड बाय 60,000, 0.956। ये कहता है कि अगर रुपया लगाओगे तो 95 पैसे मिलेंगे, रुपए के 95 पैसे बनकर मिलेंगे, इसका मतलब नुकसान है। तो पीआई के केस में हम बोलते हैं कि अगर पीआई 1 से अधिक हो या ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर पीआई 1 से कम आ रहा है तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ हम इसको रिजेक्ट करेंगे,
कि छोड़ो भाई, इस प्रोजेक्ट में रुपया मत लगाओ। और क्या होता अगर ये 67,362 रुपया होता डिवाइड बाय 60,000, ठीक है, तब क्या होता? 67,362 डिवाइड बाय 60,000, तो अब ये 1.1227। तो अब ये बता रहा है कि 1 रुपया लगाओगे तो उसके 1 रुपया 12 पैसे मिलेंगे, 1 रुपया 13 पैसे लगभग मिलेंगे। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हर रुपए के रिटर्न के रूप में हमें बताता है, ठीक है। अब वैसे तो खैर इसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत कहाँ आन पड़ती है? इसकी जरूरत वहां आन पड़ती है, जैसे मान लो मैं आपको दो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। दो प्रोजेक्ट है, इनका इन्वेस्टमेंट है भाई 60,000 रुपया, इसका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया। नेट प्रेजेंट वैल्यू, या मैं पहले ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू लिख दूं, चलो मैं एनपीवी ही लिख देता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इस वाले प्रोजेक्ट की आ रही है कितनी, मैं लिख देता हूँ इसमें 20,000 रुपया, और इसकी आ रही है 25,000 रुपया, ठीक है। अब एनपीवी वाले में अभी हमने पढ़ा था, क्या बात थी कि जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा वो प्रोजेक्ट बेटर। तो इस बेस पर हमने कहा एनपीवी के हिसाब से तो ये वाला प्रोजेक्ट बेटर है, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो पीआई की जरूरत कहाँ पड़ेगी? पीआई की जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे आपके पास जहाँ फंड लिमिटेड होता है, कैपिटल राशनिंग की सिचुएशन होती है, तो आप फिर हर रुपए का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं। अब आप देखो ये एनपीवीआई कैसे होगी, इसकी ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू कितनी रही होगी? इसकी ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू 80,000 होगी, तभी तो 80,000 में से 60,000 घटाकर 20,000 आए होंगे। इसी तरह से इसकी ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू कितनी रही होगी? 1,25,000, तभी तो 1,25,000 में से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो जो भी आप बोलें घटाकर 25,000 आए होंगे। और आप अगर अब इनकी पीआई निकालें तो क्या देखते हैं, 80,000 को 60,000 से डिवाइड करो और 1,25,000 को 1 लाख से डिवाइड करो, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, पीआई कितनी आएगी, 8 डिवाइड बाय 6, तो आप देख रहे हैं 1.33 और यहाँ 1.25। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीआई निकालने की जरूरत क्या पड़ती है, कि बेशक देखने में एनपीवी इसकी अधिक है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो अधिक है, ठीक है। जो रिलेटिव टर्म्स की अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो एनपीवी अधिक आ रहा है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में जब मैं कंपैरिजन करूं कि हर रुपए पर एडिशनल रिटर्न कौन कितना दे रहा है, तो ये हर एक रुपए के पर 33 पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है, ये हर रुपए पर 25 पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम इन दोनों को प्रायोरिटी देनी हो, रैंक देनी हो, तो कौन सा बेटर हो सकता है? ये वाला बेटर हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम पीआई निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। अब चलते चलते एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लूंगा, ताकि पीआई एनपीवी से रिलेटेड आपको एक कंसेप्ट और क्लियर कर सकूं। मैंने कहा इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई मशीन है, वो मशीन 80,000 रुपए की आएगी, ठीक है। प्लस मैंने इसमें क्या कर दिया, इसके इंस्टॉलेशन के खर्चे भी मैंने जोड़ दिया, मैंने इसे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। 10,000 रुपये, फिर मैंने कहा भाई देखो इस पे वर्किंग कैपिटल भी लगेगी 15,000 रुपया, लाइफ इसका 5 साल में ले लेता हूँ, सालवेज वैल्यू मैं इसकी ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 20,000 रुपया ले लिया, ठीक है। अब जरा समझना मेरी बात, मैं इसमें दो तीन चीजें इसमें क्लियर करूंगा इस एक एग्जांपल से। तो पहली बात तो आउटफ्लो कितना आएगा, आउटफ्लो में क्या कुछ जुड़ता है, पिछले में तो सीधा सिंपल 60,000 रुपए थे, यहाँ 80,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो वो भी जुड़ेगा, वर्किंग कैपिटल है तो वो भी इसमें जुड़ेगी। लेकिन वर्किंग कैपिटल आते ही दिमाग में बैठा लेना कि भाई ये टर्मिनल कैश इनफ्लो में भी आने वाली है, तो 80 ये जो है मैं जोड़ रहा हूँ इसमें, तो ये 1,05,000 रुपया आपका आउटफ्लो है, ठीक है। अब जब आप इसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन किस पर निकलेगा? 80,000 रुपये मशीन की कॉस्ट, 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये इसके अंदर इसी कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। वर्किंग कैपिटल को इसमें मत जोड़ना भाई। तो 90,000 रुपया इसकी कॉस्ट है, माइनस सालवेज वैल्यू 20,000 है, डिवाइड बाय लाइफ कितना, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये छोटे छोटे कंसेप्ट अब आपको देखो ये क्लियर होने चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? 70,000, और 70,000 को 5 से आप डिवाइड करो तो 14,000 रुपया आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया,
अब एक और चीज जो देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने कहा कि आपका अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ईबीडीटी या कैश फ्लो बिफोर टैक्स, जो भी आप समझे, वो मैं आपको इकट्ठा मैंने दे दिया कि हर 5 साल तक आपको हर साल कितना रुपया मिलेगा। हर साल मैंने कहा कि आपको भाई 50,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना लिया था मैंने इसमें, चलिए ठीक है 50,000 रुपये मिलेगा, कोई बात नहीं। 50,000 रुपीज आपको हर साल मिलेंगे। टैक्स रेट में यहाँ पर भी चलिए 50% ले लेता हूँ। अब आप करेंगे क्या, अब आपने किया इसमें से लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हर साल का 14,000 है, वो आपने घटाया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 36,000, फिर लेस आपने टैक्स किया इसमें से 50%, 18,000 रुपये टैक्स घटा दिया आपने। ठीक है, टैक्स घटाने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 18,000 रुपया, और प्लस फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड भी करना है। कितना था डेप्रिसिएशन, 14,000, 32,000 रुपये आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, एक तो मेरे को ये चीज बतानी थी आपको कि हर साल इक्वल है तो कैसे करना है। अब यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ रेट मान लो 10% है, तो अब आपको 5 वर्षों में मिलने वाले कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक तरीका तो आपका ये है, जैसे अभी हमने किया 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना रुपया मिलेगा भाई, 32,000, 32,000, 32,000, 32,000, 32,000 हर साल बराबर। पी फैक्टर कितने थे 10% पर, अभी जो लिखे थे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। आप चाहें इससे कर लें, ये गलत नहीं है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन मुझे अब एक झंझट सा नजर आ रहा है कि हर साल बराबर वही 32,000 को मैं बार बार इनसे क्यों गुना कर रहा हूँ। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि इन सब को मैं क्यों ना जोड़ लूं और एक ही बार 32,000 से गुना कर दूं। देखो मैं करूंगा क्या, इसको इससे गुना करूंगा, इसको इससे गुना करूंगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और फिर गुना करके जोड़ूंगा। आप देखिए इस के मल्टीप्लिकेशन में एक तरह से 32,000 रुपये कॉमन लेकर और आप इन सबको जोड़ लगा लें और 32,000 से एक साथ ही गुना कर दें, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन क्यों ना छोटी हो जाए, मैं 5 बार गुना करूं उसके बजाय एक ही बार हो जाए, और ये जो मुझे इनका टोटल करना है, टोटल कहीं से करा कराया मिल जाए। तो ये करा कराया तैयार है, इसके लिए मैंने इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को लिया है। तो आप देखिए ये जो रेट है ना, इसको तो पी फैक्टर टेबल बोलते हैं, जो पहली टेबल आप देख रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको दूसरी टेबल दिखाता हूँ। ये टेबल A3 चल रही है, इसमें आप देखो पहचान भी है कि अमाउंट लगातार कम होता चल रहा है इसमें। ये टेबल A3 ही कंटिन्यू है। अब देखो टेबल A4 शुरू होगी, इसको एनओटी टेबल बोलते हैं। अब 0.909 10% की रेट पर पहले साल का देखो, पहला तो 0.909 है। अब आप एक बार अपने पास वहाँ कैलकुलेटर पर जोड़ कर देखो, 0.909 में 0.826 को जोड़ना कितना आता है, आप देखेंगे 1.736 आ जाएगा। 1.736 में फिर अगला जो तीसरे साल का था 0.751, उसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। चौथे साल वाला इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, और 5वें साल का जोड़ोगे तो इसमें ये आ जाएगा। तो 5 वर्षों के पी फैक्टर को जो कॉम्युलेटिव टोटल है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ मेरे पास है। तो अगर हर साल मिलने वाले कैश इनफ्लो बराबर है तो 5 बार गुना करना जरूरी नहीं है भाई, सीधा आप एनओटी टेबल को यूज करें पी फैक्टर के बजाय, और 5वें वर्ष का एनओटी फैक्टर उठा लो 3.791। तो आप करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एनओटी फैक्टर लिखेंगे, इसको एनओटी फैक्टर, ठीक है, एट 10% फॉर 5 ईयर्स 3.791, उससे गुना कर। ठीक है, 3.791 ही था, 3.791, यस। तो 32,000 को 3.791 से एक ही बार गुना कर दिया तो एक ही बार ये वैल्यू आ गई 1,21,312, और आप 5 बार गुना करके जोड़ते तब भी आना इतना ही था, 1,21,312। पर कैलकुलेशन आपकी आसान होगी, इसी के लिए मैंने इसको बताया था। साथ में प्लस टर्मिनल कैश इनफ्लो मत भूलना, टर्मिनल कैश इनफ्लोज, और इस बार आपके टर्मिनल कैश इनफ्लोज 2 हैं, एक तो साल्वेज वैल्यू,
इस मशीन की सैलरी वैल्यू, इस मशीन का स्क्रैप कितने रुपए का था? 20,000 रुपए का लिया था हमने। तो 20,000 रुपए तो इसका स्क्रैप, और प्लस वर्किंग कैपिटल भी तो वापस मिलेगी। अभी आपने लगाई है, 5 साल बाद जब इस मशीन, ये मशीन ही नहीं रहेगी तो वर्किंग कैपिटल का कोई यूज नहीं रहेगा, और ये 15,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन 5 साल लगेंगे, आज मिलेंगे 5 साल बाद। तो हम ये देखेंगे 5 साल बाद की वैल्यू कितनी है। ये 35,000 रुपये आ गए। अब इस 35,000 को किससे गुना करूं? 3.791 से? नहीं, 3.791 यानी कि एनुटी फैक्टर से तब गुना करते हैं जब वो रुपये लगातार 5 साल तक मिल रहा हो। आपको 10 रुपये हर साल मिल रहे हैं, ठीक है, 5 वर्षों तक, तो एनुटी फैक्टर लीजिए। और 10 रुपये आपको मिल रहे तीसरे साल, बस एक बार, तो पीवी फैक्टर लेना। तो अगर ये अमाउंट आपको लगातार मिल रहा हो, सेम अमाउंट, और हर साल लगातार मिल रहा हो, तो एनुटी फैक्टर लेते हैं, नहीं तो पीवी फैक्टर। तो ये 35,000 रुपये तो आपको केवल एक बार मिलेंगे, 5 साल के बाद वो भी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? पीवी फैक्टर से, ना कि एनुटी फैक्टर से। पीवी फैक्टर क्या था आपका? 0.621, 5 वर्ष का 0.621 से गुना करो। क्यों कर रहे हैं? इसको इससे क्यों किया और इसको इससे क्यों? क्योंकि ये पैसा तो 5 सालों तक हर साल मिल रहा था, और ये रुपया 5 वर्ष केवल एक बार मिल रहा है। तो ये जरूर अपने आप को समझाने। 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.621, तो ये 21,735 रुपये आपको और मिलेगा। 1,21,312 इसमें मैंने जोड़ा। तो अब ये मेरे पास ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1,43,047 रुपये की। और भाई खर्च कितना हो रहा था, जेब से जा कितना रहा था, आउटफ्लो कितना था? 1,05,000। लेस कर दीजिए आउटफ्लो 1,05,000 रुपया, ये लिखना है कैश आउटफ्लो 1,05,000। मैं घटा देता हूँ। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 38,047। क्या लिखेंगे डिसीजन? कि इस प्रोजेक्ट में हमें 38,047 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट में रुपया लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको इन्वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। और इसी की आपको पीआई निकालने के लिए भी कोई बोल दे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए बोल दे, तो चलिए 1,43,047 सिर्फ डिवाइड ही तो करना है, 1,05,000 से डिवाइड कर दो इसको। 1,43,047 डिवाइडेड बाई 1,05,000, तो 1.362, एक से ज्यादा। भाई एनपीवी पॉजिटिव होगी तो ये भी अपने आप एक से ज्यादा ही होगा। तो सिंगल प्रोजेक्ट तो अगर यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी एक्सेप्ट होगा, यहाँ रिजेक्ट हो रहा है यानी कि एनपीवी नेगेटिव आ रही है, तो ये भी एक से कम ही आएगा। ये केवल तब हो सकता है जैसे दो प्रोजेक्ट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक का 1.33 आ रहा है, एक का 1.25, और एनपीवी उसका तो आ रहा है 20,000 आ रहा था, उसका 25,000। तो वहां अगर हमें दोनों में रैंक तय करनी हो तो वहां हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आज बिना किसी डेप्थ में जाते हुए बिल्कुल जो बेसिक, खासतौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, तो पहली 4 टेक्निक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस तरह से निकालते हैं उसको समझेंगे, और थोड़ा सा कैपिटल राशनिंग को समझेंगे। उसके बाद अगर अपने पास समय मिला तो फिर हम थोड़ी सी इसकी एडवांस टेक्निक्स पर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप पाएंगे कि ये बहुत आसान है, ठीक है।